हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस सीरीज की पिछली 3 वीडियोस में हमने फुटवेयर सेगमेंट, बैंकिंग और पेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनीज और स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस की। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है। आज की वीडियो में हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एफएमसीजी इंडस्ट्री के चुनिंदा मार्केट लीडर्स के स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है और इन सारे सेक्टर्स की एनालिसिस एक एक करके देखने से आपको कई यूजफुल इनपुट्स भी मिलेंगे अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए। अगर आपकी किसी सेक्टर या स्टॉक की सजेशन है तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन सारे सेक्टर्स या स्टॉक्स को धीरे धीरे अपने एनालिसिस में शामिल कर पाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही हर वीक कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज और टॉपिक्स के डिस्कशन करते रहते हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि कौन कौन से क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हम इन सारे स्टॉक्स को रेट करेंगे, उनकी स्कोरिंग करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और कैटेगरीज को कंसीडर किया गया है। इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और फैक्टर्स के ब्रीफ डिस्कशन में धीरे धीरे करके करता चलूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये सारे फैक्टर्स को क्यों कंसिडर किया गया है, इन पे इन सारे स्टॉक्स की रेटिंग क्यों की गई है, ये सारे पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्कशन में धीरे धीरे करता चलूंगा ताकि आपको आइडिया लग सके कि ये सारे पैरामीटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन जिस कंपनी की जितनी बड़ी होती है तो उससे हमें आइडिया लगता है कि इंडिकेशन लगता है कि स्टॉक मार्केट किस कंपनी को कितनी वैल्यूएशन देती है, कितना वैल्यू करती है। अगर कोई कंपनी छोटी है तो उसकी मार्केट में शेयर भी छोटी होती है, उसके सेल्स और रेवेन्यूज के नंबर भी कम होते हैं। तो इन सारी चीजों से आपको एक आइडिया लगता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना बड़ा होगा, उतनी बड़ी कंपनी होगी, उतनी ज्यादा उसकी मार्केट शेयर होगी, उतनी ज्यादा मार्केट में ग्रिप होगी उस कंपनी की, which actually benefits that company and it sets up the company for a stable consistent growth। तो जैसा आप स्कोरिंग क्राइटेरियन यहाँ पे देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में जो स्टॉक नंबर 1 रैंक पे आएगा उसको 6 की स्कोर दी जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे 6 स्टॉक्स की कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और जिस कैटेगरी में जो भी स्टॉक 6th रैंक पे आएगा उसको 1 की स्कोर दी जाएगी अकॉर्डिंगली। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। उसको फर्स्ट रैंक और 6 की स्कोर दी जाती है। उसके बाद नंबर आता है आईटीसी का। आईटीसी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एफएमसीजी में जरूर मैंने इंक्लूड किया आईटीसी को, लेकिन ये एक प्योर प्ले एफएमसीजी कंपनी नहीं है। इसमें टोबैको बिजनेस आती है, एग्री बिजनेस आती है, पेपर प्रोडक्ट्स के बिजनेसेस आते हैं और साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री की बिजनेस आती है। तो इन सारी चीजों की एक कॉन्ग्लोमरेट है आईटीसी। तो आपको ध्यान रखना है कि एफएमसीजी प्लेयर जरूर है आईटीसी, बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट देयर आर अदर बिजनेसेस आल्सो व्हेन इट कम्स टू आईटीसीज ओवरऑल बिजनेस। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक पे HUL है, फॉलोड बाय आईटीसी, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया एंड मैरिको। तो मैरिको के नंबर्स फाइनली 6th रैंक पे आते हैं, उसको 1 की स्कोर मिल जाती है और बाकी सारे स्टॉक्स को अकॉर्डिंगली स्कोर दिया हुआ है जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू साइज, और जैसा मैंने यहाँ पर लास्ट में फाइनल पॉइंट में एक एस्टेरिस्क दिया हुआ है कि ये जो फाइनल रेवेन्यू के नंबर्स हम आईटीसी की बात कर रहे हैं उसमें इंक्लूडिंग सिगरेट, एग्रो यानी कि एग्री बिजनेस की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ होटल्स। तो इन सारे की कॉन्ग्लोमेरेट एज ए कॉन्ग्लोमेरेट नंबर्स, कंसोलिडेटेड नंबर्स यहाँ पे आईटीसी के हैं। तो ये आपको विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है कि रेवेन्यू साइज भले ही सबसे बड़ी आपको आईटीसी की दिख रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्टॉक्स, केवल एफएमसीजी नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस के टोटल रेवेन्यू को यहाँ पे लिया गया है। तो अगर बाकी सारे प्योर प्ले एफएमसीजी प्लेयर्स को कंपेयर करें तो उसमें सबसे बड़ी रेवेन्यू साइज है HUL की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, फॉलोड बाय नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर एंड मैरिको। तो यहाँ पे भी मैरिको सबसे छोटी कंपनी के तौर पे नजर आती है और उसको 1 की स्कोर मिलती है। सबसे बड़ी रेवेन्यू साइज जैसे हमने देखा आईटीसी की थी और उसको 6 की स्कोर दी जाती है। फिर यहाँ पे हम FY प्रॉफिट, यहाँ पे तो पहले हमने बात कर ली कि किस कंपनी की कितनी रेवेन्यू और सेल्स है, लेकिन रेवेन्यू और सेल्स तो ठीक है मैटर करती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि कितना फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से भी सबसे बड़ी प्रॉफिट साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटीसी की, उसको फर्स्ट रैंक मिलती है और 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाई HUL को सेकंड रैंक और 5 की स्कोर दी जाती है। आफ्टर दैट कम्स नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर एंड मैरिको। तो यहाँ पे मैरिको की फिर से लास्ट रैंक आ रही है और यहाँ पे 1 की स्कोर मैरिको को मिली है और बाकी सारे स्टॉक्स को आप देख सकते हैं किस तरह की स्कोरिंग दी गई है। फिर हमने प्रॉफिट की तो बात कर ली, रेवेन्यू की बात कर ली, लेकिन रेवेन्यू की कैगर क्या रही है, किस हिसाब से, किस ग्रोथ रेट से रेवेन्यू बढ़ती रही है। और हम प्रॉफिट की भी बात करने वाले कि प्रॉफिट किस कैगर से बढ़ती रही है, अभी तुरंत उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने रेवेन्यू की कैगर देखी है कि कैसे सेल्स और रेवेन्यू किस कंपनी की किस रेट से, किस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ती रही है। और यहाँ पे 10 ईयर की कैगर ली गई है, तो काफी लॉन्ग हिस्ट्री, काफी इन सारे स्टॉक्स, बहुत लंबी हिस्ट्री है इन सारी स्टॉक्स की, सारे स्टॉक्स की अच्छी ट्रैक हिस्ट्री रही है। तो हम अच्छे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन सारे स्टॉक्स की हिस्ट्री को चेक कर पा रहे हैं।
यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि आईटीसी के जो नंबर्स हैं उनमें सिगरेट, एग्रो और होटल्स इन तीनों के नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर बाकी सारे स्टॉक्स की अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छी नंबर्स रेवेन्यू कैगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की है, फॉलोड बाय मैरिको, नेस्ले, एचयूएल एंड फाइनली डाबर। डाबर के नंबर सबसे स्लो यहाँ पे दिख रहे हैं, उसको 6th रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। 7% के आसपास की रेवेन्यू कैगर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू कैगर जैसे हम एफएमसीजी में बात करते हैं बहुत ज्यादा इनकी रेवेन्यू कैगर नहीं होती है, क्योंकि ये सभी जो होती हैं बहुत मैच्योर्ड बिजनेस होती हैं। पेनिट्रेशन काफी हाई है इंडिया के अंदर एफएमसीजी की, जो कि नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। एफएमसीजी की पेनिट्रेशन बाकी सारी इंडस्ट्रीज से काफी ज्यादा होती है, तो ऑब्वियस है कि इनकी रेवेन्यू की अगर बहुत ज्यादा 15-20% की नहीं होगी, मिड टू लेट सिंगल डिजिट्स में ही होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आप आगे आने वाले क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में देख पाएंगे कि अगर रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं भी होती है, लेकिन प्रॉफिट्स कौन सी कंपनीज ज्यादा कमा पाती हैं उस सेम रेवेन्यू ग्रोथ पे, वो हम देखते हैं कि कौन सी कंपनीज आउटस्कोर करती हैं। तो जहां हम प्रॉफिट कैगर की अगर बात करें तो वहां पर रैंक आउट परफॉर्मर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। सबसे बढ़िया प्रॉफिट कैगर रही है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की, 26% की एक्सेप्शनल प्रॉफिट कैगर है, फॉलोड बाय मैरिको, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर एंड फाइनली नेस्ले। यहाँ पे नेस्ले सबसे कम रैंक पे आती है और उसको 1 की स्कोर दी जाती है, और सबसे बढ़िया नंबर्स ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के। फिर हम अगर ईपीएस कैगर की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमने पहले की भी वीडियोस में जब हमने बात की थी कि मार्केट टाइमिंग फॉर गुड स्टॉक्स, बैड स्टॉक्स, उसमें मार्केट टाइमिंग की बात की थी, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें थ्योरी की बात की थी हमने कि जो स्टॉक प्राइस की ग्रोथ होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसका मेन ड्राइवर होता है अर्निंग्स पर शेयर का ग्रोथ। तो अर्निंग्स की ग्रोथ, ईपीएस की ग्रोथ मेन ड्राइवर होती है स्टॉक प्राइस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए ईपीएस कैगर को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, मुझे लगता है कि वो वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो उस हिसाब से आप अगर चेक करें तो देख सकते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी रैंक आउट परफॉर्मर है। 29.7% की ह्यूज आउट परफॉर्मेंस दी है ईपीएस कैगर में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने, तो उसको 1 रैंक मिलती है, 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय मैरिको। मैरिको के भी नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी रोबस्ट हैं। देन आईटीसी, आईटीसी के भी ईपीएस नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नंबर आता है एचयूएल का, फॉलोड बाय डाबर एंड फाइनली नेस्ले। नेस्ले यहाँ पे भी लास्ट रैंक पे आती है और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी अगर उस नेट प्रॉफिट मार्जिन उनकी स्ट्रांग होगी, रोबस्ट, हेल्दी होगी, तो ये दिखाता है कि उस कंपनी की प्राइसिंग पावर कितनी है। और एफएमसीजी इंडस्ट्री में प्राइसिंग पावर बहुत मैटर करती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, इतने रिप्लेसेबल होते हैं, इतने सब्सटीट्यूटेबल होते हैं, इतने सब्सटीट्यूट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, कि प्राइसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वहां पे आप अगर देखें तो यहाँ पे भी आईटीसी आउटस्कोर करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफएमसीजी, केवल एफएमसीजी की बात नहीं हो रही है व्हेन इट कम्स टू आईटीसी। यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क मार्क दे दिया है। अगर बाकी सारे प्योर प्ले एफएमसीजी प्लेयर्स की बात करें तो वहां पे सबसे अच्छा स्कोर करता है डाबर, 18.6% की इसकी प्रॉफिट मार्जिन है, फॉलोड बाई एचयूएल। एचयूएल की भी बहुत अच्छी सॉलिड प्रॉफिट मार्जिन है, 17.4% की, फॉलोड बाई मैरिको, नेस्ले और फाइनली ब्रिटानिया के नंबर्स आते हैं। ब्रिटानिया के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे स्लोएस्ट दिखती है, सबसे थिन दिखती है, उसको 6th की रैंक दी जाती है और 1 की स्कोर मिलती है उसको। फिर फाइनेंशियल रेशियो की बात करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। हमने पहले की भी वीडियोस में बात की है इसकी, कि जिस कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो अच्छी होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होता है, यहाँ पे जैसे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी की बात की हुई है। तो आरओसी अगर ज्यादा होगा तो उस कंपनी में जो री इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो अगर कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है, अर्निंग्स होती है कंपनी की, तो उसको अच्छी तरीके से बहुत हेल्दी मैनर में वो कंपनीज रीडिप्लॉय करती रह सकती हैं और उनकी ग्रोथ सस्टेन रह सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आरओसी जितना नंबर ये ज्यादा होगा उतना अच्छा, उस स्टॉक और उस कंपनी को उतनी हाई नंबर मिलेगी, उतनी हाई स्कोर मिलेगी। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे आरओसी के नंबर्स अगर चेक करें तो सबसे बेहतरीन आरओसी एचयूएल की है, 91.8%, 92% की एक्सेप्शनल, मतलब आउट ऑफ द पार्क नंबर्स हैं आरओसी के। और आप देख सकते हैं इन सभी कंपनीज के, एक्चुअली इन सभी कंपनीज के आरओसी बहुत स्ट्रांग है, और आपको ज्यादातर एफएमसीजी प्लेयर्स में ये दिखेगा इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी जो कैश फ्लो साइकिल होती है बहुत स्टेबल होती है, बहुत रिलायबल होती है। यहाँ तक कि आप अगर इनके डेटर डेज देखें, इनकी कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो नेगेटिव में होती है, यानी कि रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टॉकिस्ट इनको पैसा देते हैं, इन कंपनीज को पैसा देते हैं, तब उनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो इनकी जो इन्वेंट्री डेज होती हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत रोबस्ट होता है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि आरओसी नंबर्स हर प्लेयर की, ऑलमोस्ट हर कंपनी की आरओसी नंबर्स बहुत एक्सेप्शनल है। 20% से ऊपर की आरओसी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और ये सारी कंपनीज उस पैरामीटर पे, उस क्राइटेरियन पे बहुत तगड़ी साबित होती हैं।
तो उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं एचयूएल का नंबर सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे, उसको 6 की स्कोर मिलती है। फॉलोड बाय नेस्ले, नेस्ले के भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सेप्शनल है, 57% की आरओसी है। फॉलोड बाय ब्रिटानिया, मैरिको, डाबर एंड फाइनली आईटीसी। आईटीसी के नंबर्स यहाँ पे आप देखें कि कंपैरेटिव एनालिसिस में तो सबसे कम है, लेकिन फिर भी आप अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें तो 29% की आरओसी बहुत स्ट्रांग मानी जाएगी। हालांकि उसको 1 की स्कोर मिलती है, फाइनल रैंक पे आता है वो, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि आरओसी के नंबर्स इन सभी प्लेयर्स के बहुत स्ट्रांग है। फिर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी। तो इन सारी कंपनीज पे आप देख पा रहे हैं, तो एक ब्रिटानिया को अगर छोड़ दें तो 0.28 की इसकी डेट टू इक्विटी है, जो रिलेटिवली हाई है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो वहां पे उसको 6 की रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है। लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स के आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कुछ कुछ प्लेयर्स की 0.03 है, लेकिन वो इतना कम है, इतना नॉमिनल है कि उसको माना नहीं जा सकता। इसलिए मैंने सारे प्लेयर्स को, बाकी सारे प्लेयर्स को फर्स्ट रैंक दी है और 6 की स्कोर दी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में थोड़ा डेट हाई है, इसलिए उसको छठी रैंक मिलती है, यानी कि बाकी सारे प्लेयर से काफी कम, और उसको 1 की स्कोर दी जाती है। फिर प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को देखना भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग, जैसे हमने पहले की भी वीडियोस में बात की हुई है, प्रोमोटर होल्डिंग जितनी ज्यादा होगी तो स्किन इन द गेम ज्यादा होती है, प्रोमोटर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मोटिवेशन हायर होती है। क्योंकि एफएमसीजी प्लेयर्स, जैसा आपको पता होगा, कि बहुत ज्यादा डिविडेंड भी पे करते हैं, अच्छी हेल्दी डिविडेंड होती है, इनकी ग्रोथ स्टेबल होती है, अच्छी तरीके से ये बढ़ते रहते हैं हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन के हिसाब से अगर समझना हम चाहें, साइकी समझना चाहें, तो प्रोमोटर की जितनी ज्यादा होल्डिंग होगी उनको उतनी ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग उन्हीं की है। तो हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत डिविडेंड तो मिलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स की अगर है उस कंपनी में, तो उनको सोचिए कि कितना डिविडेंड मिलता होगा। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अगर ज्यादा है तो उससे फायदा ये होता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपको थोड़ी रिलेटिव गारंटी मिलती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, स्कैम्स और फ्रॉड्स नहीं होंगे कंपनीज में। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एफआईआई हो या डीआईआई हो, वो सभी तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें पता लगता है कि कंपनी अच्छी वेल रन कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है, स्कैम्स और फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। वो अक्सर बात करते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस पे नजर रखते हैं, और किसी भी तरह की अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज आती है तो वो तुरंत निकल जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कंपनी से। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल, ये दोनों फैक्टर्स आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप शेयर होल्डिंग को कंपेयर कर रहे हो। तो अगर उस पैरामीटर पर कंपेयर किया जाए तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मैरिको में है, 93.9% की बहुत एक्सेप्शनली हाई नंबर है, बहुत अच्छी नंबर से इसको मानी जाएंगी 94% की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को। तो उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है, 6 की स्कोर मिलती है, फॉलोड बाय डाबर, एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले और फाइनली ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया के भी नंबर्स काफी अच्छे हैं, 78.9%, बॉर्डर लाइन अच्छे नंबर्स हैं। मुझे 80% से ऊपर की प्रोमोटर प्लस इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अच्छी पसंद आती है, तो इसकी बॉर्डर लाइन 80% के आसपास ही है, तो इसको अच्छा ही माना जाएगा। लेकिन फिर भी अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें अपनी पीयर्स के साथ, तो उसको फाइनल रैंक मिलती है और 1 की स्कोर मिलती है। फिर वैल्यूएशन भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसपे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे थोड़ा बहुत उसको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन एक्सेसिवली उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट उन्हीं स्टॉक्स को ओवर वैल्यूड रखती है, उन्हीं को एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देती है, हाई वैल्यूएशन देती है, जिन कंपनीज में मार्केट को ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज हाई दिखती है। तो इसलिए हमेशा इंडस्ट्री की पीयर से एक दूसरे की पीई वैल्यूएशन को कंपेयर करना चाहिए, दूसरे इंडस्ट्री की पीई वैल्यूएशन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो तो एक पहला स्टार्टिंग ग्राउंड रूल है। तो यहाँ अगर पीयर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीसी को सबसे कम वैल्यूएशन मिलती है, सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आईटीसी में इन्वेस्ट करने के मेरे 5-6 रीजंस क्या थे, उसमें हमने डिटेल में बात की थी। तो ये भी एक पैरामीटर था कि वैल्यूएशन बहुत कम है आईटीसी की। अगर इसकी एफएमसीजी बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करती है और एक मेजर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एंड रेवेन्यू हो जाती है और प्रॉफिट्स हो जाते हैं इसके, तो एफएमसीजी में इसकी री रेटिंग हो सकती है, इसको एज एन एफएमसीजी प्लेयर माना जा सकता है इंस्टेड ऑफ ए सिगरेट टोबैको प्लेयर। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं फर्स्ट रैंक आईटीसी को मिलती है, 6 की स्कोर दी जाती है, फॉलोड बाय मैरिको, ब्रिटानिया, एचयूएल, डाबर और फाइनली नेस्ले। नेस्ले इनमें से सबसे हाईली वैल्यूड स्टॉक है, और उसमें आपको एक ध्यान रखना है कि नेस्ले को हाई वैल्यूएशन क्यों मिलती है, क्योंकि इसकी बहुत सारी बिजनेस में ऑलमोस्ट मोनोपोली है और बहुत सारी बिजनेसेस में बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हाई वैल्यूएशन नेस्ले को इसलिए भी दी जाती है क्योंकि इसकी बिजनेस उस तरह की है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको ध्यान में जरूर रखना है, लेकिन इस पे ओवरली स्ट्रेस नहीं करना है, एक्सेसिव इंपॉर्टेंस इसको नहीं देना है, इसको बस एक अपनी वैल्यूएशन फ्रेमवर्क का पार्ट रखना है, ताकि एक बाकी पैरामीटर्स के साथ काम करे, कॉम्प्लीमेंट करे उनको, इंस्टेड ऑफ बीइंग द ओनली पैरामीटर दैट यू फोकस ऑन।
इसलिए हम यहाँ पे जो भी सेक्टर एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो वैल्यूएशन उसका एक पार्ट जरूर होता है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी फोकस ऑन. वी लुक एट वैल्यूएशन अलॉन्ग विद अदर पैरामीटर्स एंड अदर रिटर्न रेशियोज एंड अदर काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स. तो उसमें एक होलिस्टिक व्यू बनती है, एक बिग पिक्चर व्यू बनता है, जिसमें हम सारे पैरामीटर्स को एक साथ देख पाते हैं. फिर हम जो इन्वेस्टर्स, एज इन्वेस्टर्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? हमारे लिए ये मैटर तो जरूर करता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके प्रॉफिट के नेट मार्जिन क्या हैं, कंपनी की अर्निंग्स की ग्रोथ क्या है. लेकिन इवेंचुअली एज इन्वेस्टर्स, एज रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली, हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करने के लिए, अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए थ्रू इक्विटी इन्वेस्टिंग, राइट? तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर ये करता है हमारे लिए एज इन्वेस्टर्स, जस्ट एज रिटेल इन्वेस्टर्स, एज नो नथिंग इन्वेस्टर्स, तो उसके लिए हम मैटर करता है कि स्टॉक प्राइस की कैगर क्या रही है. तो स्टॉक प्राइस की कैगर को अगर कंपेयर करें तो सबसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने. 35% की बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर से बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ रही है. और यहाँ पे हमने 10 ईयर की कैगर, स्टॉक प्राइस की 10 सालों की कैगर रिटर्न को कंपेयर किया है. तो उस हिसाब से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पे नंबर 1 रैंक पे आती है, 6 की स्कोर दी जाती है. फॉलोड बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है. मैरिको ऑलमोस्ट 20% की स्टॉक प्राइस कैगर है, बहुत अच्छी नंबर्स हैं. डाबर 18.8%, ऑलमोस्ट 19% की, इसकी भी बहुत रोबस्ट ग्रोथ रही है इन द पास्ट. नेस्ले और फाइनली आईटीसी. आईटीसी यहाँ पे लैग कर रहा है, जैसे हमने बात की ऑलरेडी, जो एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात की थी कि आईटीसी की स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, स्पेशली इन द पास्ट 5 ईयर्स. तो उस हिसाब से उसको हिट पड़ रही है. यहाँ पे 6.8% की स्टॉक प्राइस क्या कर रही है और उसको 6th रैंक मिलती है और 1 की स्कोर दी जाती है. तो दोस्तों इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद, इन सारे पैरामीटर्स को हॉलिस्टिकली टुगेदर इन ए कॉम्प्लीमेंट्री मैनर देखने के बाद, हमें ये दिखता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी रैंकिंग आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर की. 72.2% की बहुत अच्छी एग्रीगेट स्कोर है. हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 रैंक पे आता है. एट द सेम रैंक इज आईटीसी. और आईटीसी के हमने देखा था कि बहुत सारे नंबर्स पे ये 6 नंबर पे आ रहा था, कुछ नंबर्स पे 1 रैंक पे आ रहा था. लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आईटीसी और एचयूएल ये दोनों अच्छा कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. बट इसमें आपको ध्यान रखने के आईटीसी के नंबर्स में, स्पेशली जब हमने रेवेन्यू और प्रॉफिट साइज की बात की थी, तो वहां पे हमने इसके कंसोलिडेटेड नंबर्स को देखा था. तो वो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है. ओवर अग्रेसिव आप आईटीसी में ना हो. इसमें इन्वेस्टमेंट मैंने खुद भी किया हुआ है, इसलिए मैंने वो वीडियो भी बनाई थी आईटीसी के ऊपर. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ओवरली अग्रेसिव आप आईटीसी पे ना हो. अभी इसका एफएमसीजी का बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और उम्मीद ये है कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ होगी, इसकी मार्केट में ग्रिप बनेगी. कुछ इसके ब्रांड्स अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि आशीर्वाद, ईपी, सनफीस्ट वगैरह, आपके हाउस होल्ड नेम्स आप जानते होंगे. तो ये अच्छी ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो जो नंबर्स हमने देखे थे उसमें इसके होटल बिजनेस, एग्री बिजनेस और सिगरेट बिजनेस, जो इसका 3 मेजर कंपोनेंट्स है बिजनेस के, इसके उसके भी नंबर शामिल थे. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दीज नंबर्स शुड बी टेकन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आईटीसी. बाकी सारे प्लेयर्स तो एफएमसीजी प्लेयर्स हैं, प्योर प्ले एफएमसीजी प्लेयर्स, तो उनके नंबर्स तो एफएमसीजी के ही हैं. लेकिन आईटीसी के नंबर्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाकी सारे नंबर्स भी कंसोलिडेटेड हैं, इसमें केवल एफएमसीजी के नंबर्स नहीं थे. लेकिन चूंकि एक एफएमसीजी प्लेयर है, इसलिए मैंने इस वीडियो में कंपैरेटिव एनालिसिस में इसको इंक्लूड किया था. तो ये तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई दोस्तों. लेकिन इन्वेस्टिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स. तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स के लिए इन सभी स्टॉक्स की मैं एक एक करके फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा. उनमें हम इन सारी कंपनीज और स्टॉक्स की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, ओवरऑल सेक्टर की बात करेंगे. तो उसमें हमें पता चलेगा कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है इन सारी कंपनीज की. तो इन सारे क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स और उन सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स को टुगेदर कंसिडर करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, थोड़ी थॉट प्रोसेस को और रिफाइन कर सकते हैं कि इन एफएमसीजी सेक्टर के दिग्गज स्टॉक्स में से कौन कौन से प्लेयर्स आपको पसंद आते हैं, एंड यू कैन टेक ए कॉल ऑन देम फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे स्टॉक्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपके लिए यूजफुल इनपुट की तरह काम आएंगी. कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट करेंगी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस में. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना. आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारी एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स. अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक. अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून. बाय बाय.